वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपसे प्रॉमिस किया था। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन टर्म्स, उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस वक्त आपकी स्लाइड के ऊपर बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं, जो हमारे पास मेजरिंग प्रॉपर्टी है एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन की, उनके यूनिट्स 1 मार्क क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है: मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। तो ये रहे इनके यूनिट्स। मोलैरिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर। लीटर इनवर्स का मतलब पर लीटर, या फिर आप कैपिटल एम के साथ नोट करते हो। मोलैलिटी, क्योंकि इट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो दिस इज मोल पर किलोग्राम और स्मॉल एम। नॉर्मेलिटी, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और कैपिटल एन। और आपको पता है वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसका यूनिट क्या रहता है? हम उसके जो आंसर आएगा हम परसेंटेज का साइन डाल देते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पीपीएम। ठीक है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मास है तो बाय मास, वॉल्यूम है तो बाय वॉल्यूम। और मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो भी मोल्स में रहता है, डिनोमिनेटर भी मोल्स में रहता है, तो यूनिट्स कट हो जाती हैं। अब इनमें से सिर्फ मोलैलिटी है जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती। ठीक है, बिकॉज दिस इज मास डिपेंडेंट। इसके अलावा मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम डिपेंडेंसी जिस चीज की भी होगी, दे विल चेंज विथ टेम्परेचर। 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ मोलैलिटी है, मोलैरिटी भी डिपेंड करती है और नॉर्मेलिटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर तो आपको सिंपल मोलैरिटी निकालनी है, सिंपल नॉर्मेलिटी निकालनी है या मोलैलिटी, तो हमारे पास एक एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, कुछ एक न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं आपको मोलैरिटी निकालने को भी दिया है और नॉर्मेलिटी भी, दोनों चीजें। तो आप एक चीज कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरी को शॉर्टकट मेथड से एक लाइन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास 5 फॉर्मूलाज हैं विद द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो देखें ये रिलेशनशिप क्या क्या है। जो जर्नल रिलेशन है हमारे पास, चाहे एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, तो दिस इज द जर्नल, दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब अगर ये सब्सटेंस हमारे पास एसिड आ जाता है, तो आपको पता होगा इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हो। देखो, हमें यह पता है दैट equivalent mass it is equal to molar mass upon basicity in case of acids। तो basicity किसके बराबर होगी? इसको इधर ले आओ, तो basicity it will be equal to molar mass upon equivalent mass। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। आप देखिए ऊपर फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, अब एसिड्स के लिए हम बेसिसिटी की बात करेंगे, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। अगर बेस आ जाएगा तो बेसिसिटी की जगह पे क्या आ जाता है? एसिडिटी। अगर सॉल्ट होगा तो हम किससे डिवाइड करते थे? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की बात हो, तो मोलैरिटी इनटू आगे क्या आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। चाहे आप गेन वाला पोर्शन उठा लीजिए या लॉस्ट वाला, तो जितने गेन होंगे उतने ही तो लॉस्ट हुए होंगे ना। तो मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो ये बेसिकली फॉर्मूला तो एक है। अगर आप देखें कि एसिड है, तो एसिड के अंदर बेसिसिटी, जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी आई? 1। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें से निकलेंगे 2H पॉजिटिव। अब इस कंसेप्ट को आप बच्चे बहुत अच्छे से, आपको पता है इसका, कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2H पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो अभी आप देखना इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम कितने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत सारे जगहों पे जब एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करते हो तो वहां इतना टाइम नहीं होता कि मोलैरिटी निकालो, फिर
नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो उस तरीके से ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मुझे मिलती जाएंगी मैं आपसे शेयर करते जाऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। यहां से स्टार्ट करेंगे। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट। ग्लूकोज के ऊपर लेबल लगा है दैट इट कंटेन्स 10% ग्लूकोज बाय वेट। ओके, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो आपको गिवन क्या है, जो कुछ दिया है पहले हम वो लिखेंगे। 10% ग्लूकोज इन वाटर, यही गिवन है। मीन्स इसका मतलब क्या है, बाय वेट। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय वेट मीन्स मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। 10% मीन्स 10 ग्राम किसमें है, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा, 10 माइनस 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। तो अब देखिए आपके पास क्या आ गया, सॉल्वेंट, ये रहा सॉल्यूट, ठीक है। ओके, अब देखो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 it is 180 grams. Now मोलैलिटी किसके बराबर होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, सेम, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। चलो वैल्यूज पुट करो। तो मोलैलिटी किसके बराबर आएगी, गिवन मास वाज 10 ग्राम, मोलर मास इट वाज 180 इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इट वाज 90। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग 100 अपॉन 18 इंटू 9। तो अगर आप 18 को कैंसिल कर देते हो, 2 9 जा 250 जा, तो इट विल बी 50 अपॉन 81। इसको डिवाइड कीजिए, इट विल बी 0.618। तो आप इसको लिखेंगे स्मॉल m मोलल, और कैसे लिख सकते हो आप, और 0.618 मोल पर किलोग्राम। आप जिस भी तरीके से आंसर लिखना चाहे आप लिख सकते हो। करना क्या है, जो आपको गिवन है उसको लिखिए। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय वेट मींस 10% मींस ग्लूकोज है इतना और पानी कितना है, पूरे का पूरा सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम। तो प्योर वाटर कितना बचा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट सॉल्वेंट। अब मोलर मास हमें चाहिए होगा सॉल्यूट का, तो आप उसको निकाल लीजिए, कैलकुलेट करना आपको आता है। देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत टिपिकल सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। नाउ यू आर गिवन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस इसका मतलब नंबर ऑफ मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले दिए हैं मोलल 2.5। इतने मोल्स हैं किसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 प्रेजेंट 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। एक्वस है ना, 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इतने, और किसके अंदर प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। वेल, दोनों की नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको, दो कंपोनेंट है, तो ये रहा सॉल्यूट और ये रहा वाटर। दोनों की नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ
मोल्स, लेट इट बी Na, ये है 2.5। अब मुझे निकालने हैं वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम। इसको डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 55.55, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है या 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, आपकी मर्जी। यहाँ पे 1 है तो चलिए 1 डेसिमल प्लेस ले लेते हैं, ओके। अब ये आ गए हमारे पास NB, ओके। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इट विल बी 58। दोनों को ऐड किया एंड वी गेट 58, ओके। अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ A मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए कितने थे मोल फ्रैक्शन? मुझे सॉल्यूट की निकालनी है। इट वॉज 2.5 डिवाइडेड बाय 58 एंड यू विल गेट, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.043। सो इस तरीके से आप सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो। सॉल्वेंट की निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? XB it will be 1 minus 0.043 and you will get answer of solvent also. कुछ बच्चे ऐसा करेंगे 55.55, नो प्रॉब्लम। 1 डेसिमल प्लेस लेना है, 2 डेसिमल प्लेस लेना है, तरीका यही है। आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर, ठीक है। तो 2.5 मोल्स थे किसमें? 1000 ग्राम ऑफ वाटर को, मतलब ये आया हमारे पास सॉल्वेंट और ये रहा हमारा सॉल्यूट। तो दोनों के मोल्स निकालिए, टोटल कर लीजिए, और मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है ही। इस तरीके से आप दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, माइंड इट, दिस इज मोलैरिटी, ओके। गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज 1 ग्राम per ml. Density of water is given, okay. Volume of water 1000 ml, क्योंकि मोलैरिटी के लिए पर लीटर चाहिए मुझे, ठीक है, ओके। लेकिन मोलैरिटी में मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, तभी मैं मोलैरिटी निकाल सकती हूं। तो देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास निकाल लीजिए। तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इट वाज 1000, तो ये आ गया 1000 ग्राम। गिवन मास आ गया 1000 ग्राम। नाउ मोलर मास ऑफ वाटर H2O, इट इज 18 ग्राम्स, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इट वाज 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.5. तो दिस इज मोल पर लीटर, है ना, सिंपल। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज देयरफॉर molarity of pure water is 55.55 मोल पर लीटर। कई बार ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आता है, 4 ऑप्शंस दी होंगी आपको आगे, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। डेंसिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद मोलर मास से डिवाइड करिए और आपके पास उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास गिवन है, आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। तो देखिए, हम जो हमें पता चल रहा है साथ साथ उसको लिखते जाते हैं।
गिवन है आपको लेसर क्वांटिटी 2.82 और जो लार्ज क्वांटिटी दैट इज 30 ग्राम, तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट वो किसका है, ग्लूकोज, इट इज 2.82 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये भी गिवन है 180 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर, इट इज 30 ग्राम। ठीक है, ओके। अब देखो आपको पहले निकालनी है मोलेलिटी। वेल, ए पार्ट मोलेलिटी, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या आता है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वाज 2.82 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 30। सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, ये दो जीरोस इसके साथ कैंसल आउट कर दी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे आफ्टर कैलकुलेशंस यू विल गेट 0.522 मोलल। दिस इज मोलेलिटी। मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.522। ओके, अब इसका सेकेंड पोर्शन जो था दैट वाज मोल फ्रैक्शन, बी पार्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें दोनों की निकालनी है। ओके, तो पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, लेट इट बी Na, किसके बराबर होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 2.82 को आप कैलकुलेट कर लीजिए आफ्टर डिवाइडिंग विद इट्स मोलर मास दैट इज 180 एंड इट विल बी 0.0157। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये दूसरा कंपोनेंट Nb, इट विल बी इक्वल टू कितना है अमाउंट ऑफ वाटर 30 डिवाइडेड बाय 18 वाटर का मोलर मास। तो 30 को 18 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट इट विल बी 1.67। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप चाहे आमने सामने भी कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आया, Na प्लस Nb, तो इट विल बी 0.0157 प्लस 1.67। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 1.6857। आपको पता है इसको आप ऐड करेंगे 1.67 0.0157, तो ये देखिए 1.6857, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के आप इसको कैलकुलेट करना। अब देखो ये आ गए एन टोटल। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, पहले ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, Na अपॉन एन टोटल, एंड इट विल बी Na was 0.0157 डिवाइडेड बाय 1.6857। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.009, इट विल बी 0.009 XA। तो XB किसके बराबर होगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इट विल बी 1 माइनस XA, 1 माइनस 0.09, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.991। तो इस तरीके से आप दोनों मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप XB की वैल्यू निकाल रहे हो तो इट इज 1 माइनस XA, 1 माइनस 0.009, तो ये आ गया 0.991। ठीक है, इस तरीके से। तो इट वॉज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। देखने में लगता है पता नहीं क्या इन्होंने पूछ लिया। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्यूट का गिवन मास चाहिए, मोलर मास आपको गिवन होता है या फिर आप उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे।
ये आ गई मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो आपने पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास ग्लूकोज के निकाल लिए, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास वाटर के निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है एन टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फिर जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। आपको कैलकुलेशन सिर्फ एक के लिए ही करनी है, दूसरे की वैल्यू आप 1 में से माइनस करके पता कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चंस, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, मैं फॉर्मूला बताया था ना आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5th एंड वी मूव टू 1st, ओके। तो कहता है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H2SO4। तो इट इज गिवन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 मोलर और मोल पर लीटर। और किसकी मोलैरिटी है ये? सल्फ्यूरिक एसिड की, ओके। वी नो नॉर्मेलिटी, it is equal to molarity into basicity, because this is acid na, so for acid it will be equal to basicity. This is the formula, okay. Basicity कैसे निकालें? H2SO4 it dissociates to give 2H positive plus SO4 2 negative, तो ये देता है 2H positive ion, therefore basicity is equal to 2. बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिमूवेबल H पॉजिटिव आयोन्स। तो बेसिसिटी आ गई हमारे पास, मोलैरिटी गिवन है, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, एंड मोलैरिटी कितनी गिवन है हमें? 1.5 इनटू 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 3n। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, बस आपको पता होना चाहिए एसिड की बात हो रही है, बेस है या सॉल्ट है, व्हाट एवर इट इज गिवन। एसिड है तो उसकी बेसिसिटी निकाल दीजिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया नॉर्मेलिटी। डन। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखने में लग रहा पता नहीं क्या पूछ लिया है, 1 स्टेप आंसर रहेगा इसका। तो आप लोगों को गिवन है, गिवन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इट इज 6.3 grams dissolved in 1 liter of the solution, volume 1 liter of solution। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? we know normality it is equal to number of gram equivalents divided by volume in liters, volume of solution in liters, ओके। ठीक है, तो मैं लीटर्स तो 1 दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट मास, ओके। तो देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है तो उसको बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे मोलर मास को, तो हमारे पास उसके नंबर ऑफ, तो उसका हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ओके। तो दिस इज COOH दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। H2C2O4, दिस इज H2C2O4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जब ये डिसोसिएट करेगा इट विल गिव COO नेगेटिव ऑक्सैलेट आयन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2H2O। तो यहां देखो कितनी आई बेसिसिटी? इट इज 2। देयर आर 2 रिमूवेबल हाइड्रोजन्स, ओके। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इट विल बी इक्वल टू, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास निकालिए, C2H2O4, दिस विल बी मोलर मास अपॉन बेसिसिटी,
तो मोलर मास H2C2O4 2H2O इट विल कम आउट टू बी 126। तो किसके बराबर आया? इक्विवेलेंट मास इट इज 126 अपॉन 2 63 ग्राम्स। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आए? 6.3 डिवाइडेड बाय 63 अपॉन 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो 6.3 अपॉन 63 कितना आया आपके पास? 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी आ गई हमारे पास 0.1 नॉर्मल। सिंपल। हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो पहले आप इक्विवेलेंट मास निकालिए। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को डिवाइड किया बेसिस टी के साथ। मैंने जानबूझकर सारे स्टेप्स लिखे हैं सो दैट आपको पता चल जाए। इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये किसके बराबर था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर। तो ये आ गई हमारे पास नॉर्मेलिटी। तो इट वाज आल्सो अ सिंपल न्यूमेरिकल बट टिपिकल वन। What is the normality of 0.5 molar aqueous solution of a tribasic acid? हमें गिवन है molarity of solution 0.5 molar. Okay. Basis T. Tribasic है ना? It is tribasic. That is 3. Tribasic sort of H3PO4. जब ये टूटेगा 3H पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट आयन। तो जिसने 3H पॉजिटिव दिए दैट मीन्स ट्राई बेसिक। अगर है मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब 1, डाइबेसिक का मतलब 2, राइट। इस तरीके से ट्राई बेसिक का मतलब 3 H पॉजिटिव आयन्स यहां से जाते हैं। तो नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिस टी। तो मोलैरिटी इज 0.5 इंटू 3, आंसर आ गया 1.5 नॉर्मल। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1.2 मोलर एसिटिक एसिड। दिस इज आंसर नंबर 2। तो ये हो गया। यहां आपको गिवन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1.2। अब आपको बेसिस टी पता करनी है। नेक्स्ट, molarity of solution is 1.2 m. Okay. तो this is CH3COOH. जब ये टूटेगा it will give CH3 acetate ion plus H positive. तो this is monobasic. तो basis T 1. Normality it is equal to molarity into basis T. So it will be 1.2 into 1. तो molarity और normality remains same in case of monobasic acids or bases. Done. Now next is a very important question, frequently asked question based upon mole fraction. तो as we can see it is having 3 components. कौन कौन से हैं? वाटर, एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ओके, तो दिस इज वाटर, एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2O, एथेनॉल C2H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब आपको परसेंटेज गिवन है बाय मास। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन दिस इज 25%, दिस इज 25% एंड दिस इज 50%। कंपोजिशन इज बाय मास। देयरफॉर गिवन मास, वाटर को मैं ले लेती हूं कंपोनेंट ए, एथेनॉल इज कंपोनेंट बी एंड एसिटिक एसिड इज कंपोनेंट सी। तो ये आया गिवन मास कितना? 25 ग्राम्स।
ये आया गिवन मास 25% है ना, 25 ग्राम्स, और इसका गिवन मास इट इज 50 ग्राम्स, क्योंकि बाय मास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन से पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पहले इनका मोलर मास निकालना है। वाटर का हो गया 18, इसका मोलर मास एथेनॉल का C2H5OH, तो ये आ गया 24 प्लस 6 30, दिस इज 46। नाउ एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, दो कार्बन है यहाँ पे, तो दिस आया 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 हाइड्रोजन्स प्लस 16 2 ज़ा 32, तो इट विल बी 60। Now, number of moles of A means water, it will be 25 upon 18. Number of moles of B, it will be 25 upon 46. Number of moles of C, it will be 50 upon 60. Next step के अंदर आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड करके आया 1.388, 0.453, 0.833। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इसके लिए कॉमन लिखूंगी, दिस इज एन टोटल, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एंड इट इज इक्वल टू 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833। इन सभी का टोटल कर लीजिए एंड वी गेट द टोटल 2.764, 2.764, this is n total। well, टोटल निकालने के बाद अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, एन ए अपॉन एन टोटल। ये किसके बराबर होगा, 1.388 डिवाइडेड बाय 2.764, और जब इसको डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 0.502। एक्स ए आया 0.502। नेक्स्ट एक्स बी किसके बराबर होगा, एन बी अपॉन एन टोटल। एन बी कितना आया था, 0.543 डिवाइडेड बाय 2.764। इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.196। तो एथेनॉल की हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई 0.196। नाउ वी आर लेफ्ट विथ द थर्ड वन, XC, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। ये किसके बराबर होगी, 0.833 डिवाइडेड बाय 2.764, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं वी विल गेट 0.302। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख देती हूं, NC अपॉन N टोटल, दैट इज 0.833 upon 2.764, and it comes out to be 0.302। तो इस तरीके से आप तीनों की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपके लिए एक टिप है, दैट इज जब आप XC निकाल रहे हैं और XC इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA प्लस XB, दोनों को ऐड कीजिए 1 में से माइनस, तो 1 माइनस इट वॉज 0.502 प्लस 0.196, दोनों को ऐड करो 1 में से माइनस करो, यू विल गेट 0.302। तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए, ऐड करके 1 में से माइनस कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कंपोनेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, मोल फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होंगे तभी आप एक कंपोनेंट के टोटल मोल्स में कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, एंड सैंपल इज 92% इथेनॉल बाय मास। ओके, 92% ethanol by mass means
मास ऑफ इथेनॉल। अब इसमें इथेनॉल कितना है 92%, मीन्स 92 grams, and mass of water it is 100 minus 92, just 8 gram। दोनों के मासेस आ गए, मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो ये रहा इथेनॉल और ये रहा वाटर। इथेनॉल कंपोनेंट ए, वाटर कंपोनेंट बी, इजी हो जाता है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास 92 ग्राम, इधर गिवन मास 8 ग्राम। ओके, मोलर मास हाउ मच, दिस इज इथेनॉल C2H5OH, तो ये आ गया 24 प्लस 6 46 ग्राम। और वाटर का मोलर मास इट इज 18 ग्राम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 92 डिवाइडेड बाय 46, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 8 डिवाइडेड बाय 18। 92 को 46 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2, 46 2 जा 92। तो यहां पे 18 को डिवाइड किया, 8 को डिवाइड कर रहे हैं हम 18 के साथ, इट कम्स आउट टू बी 0.44। ओके, तो ये आ गया NB। नाउ N टोटल इज इक्वल टू NA प्लस NB, किसके बराबर होगा 2 प्लस 0.44, तो N टोटल इट इज 2.44। एंड टोटल हमारे पास आ गया 2.44। अब आगे क्या करेंगे हम, ये रहा हमारे पास, आपको इसी के आगे कंटिन्यू करना है, इथेनॉल एंड दिस इज वाटर, हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किसके बराबर होगा Na अपॉन N टोटल। Na कितना है 2, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2.44, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 0.819। 0.819। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई कंपोनेंट 1 दैट इज इथेनॉल। अब आपको वाटर का अगर कैलकुलेट करना है XB, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, तो 1 में से 0.819 को आप माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 0.181। इस तरीके से आप दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो, इथेनॉल का भी और वाटर का भी। आंसर लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.819 and mole fraction of water 0.181। नेक्स्ट देखिए, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, डेंसिटी ऑफ 20%, मास बाय मास, aqueous solution of potassium iodide is 1.202। तो आपको गिवन है 20% पोटेशियम आयोडाइड और दिस इज मास बाय मास, मीन्स mass of potassium iodide this is 20 gram and mass of water it will be 100 minus 20 equal to 80 grams। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूट और ये आ गया हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो 20% पोटेशियम आयोडाइड मीन्स मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज 20 ग्राम और वाटर का आ गया 80 ग्राम, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आ गया। ओके, अब देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने 3 चीजें फाइंड आउट करने को बोली हैं। एक है मोलैलिटी, दूसरा है मोलैरिटी और लास्ट में हम पता करेंगे मोल फ्रैक्शन। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम उन चीजों को नोट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। ओके, तो हमारे पास
गिवन में क्या है? It has been given that concentration is 20% mass by mass and this is aqueous solution. Aqueous means इसके अंदर water present है. Okay. तो given is 20% mass by mass aqueous solution of Ki means, इसका मतलब क्या है? Means 20 gram potassium iodide is present in 100 gram of solution. इस चीज का ध्यान रखना, एक्वस सोल्यूशन है 20%, तो टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, राइट? इसका मतलब मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज सोल्यूट, इट इज 20 ग्राम. और आगे हमें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. तो ये रहा इसका मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. दिस इज 39 प्लस 127, 166 ग्राम. ओके. अब क्योंकि आप चाहे मोलैलिटी पता करें या मोल फ्रैक्शन, आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो मैं यहीं पे निकाल लेती हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या था? सोल्यूट. इट विल बी 20 अपॉन 166, और इसको 20 को 166 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी 0.120. तो ये रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. ये आगे बहुत जगह पे यूज आने वाले हैं. ठीक है. अब देखिए, टर्न बाय टर्न हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले मोलैलिटी. अब देखो मोलैलिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट मोलैलिटी इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है. ठीक है. अब इसी से हम कैलकुलेट करेंगे. मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये अभी हमने नहीं निकाला है. तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है. तो देखें, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये था पोटेशियम आयोडाइड, कितना था? 20 ग्राम. देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम. तो अब देखो मोलैलिटी किसके बराबर आई? गिवन मास 20 ग्राम अपॉन मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड का 166 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 80. ठीक है. अब देखो ये चीज हम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, ये चीज हम सॉल्व कर चुके हैं. दिस इज 0.120 इंटू 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 100 अपॉन 8. और इसको सॉल्व करने पर 0.120 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड डिवाइडेड बाय 8 एंड इट विल गिव 1.5 मोलर. तो ये आ गई मोलैलिटी. मोलैलिटी बहुत सिंपल थी निकालना. नंबर ऑफ मोल्स तो आपने पहले ही निकाल लिए थे. आपने जस्ट वैल्यू पुट करी किसकी? मास ऑफ सॉल्वेंट की. और यहां पे आपके पास है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी. ओके. अब बात करते हैं मोलैरिटी की. मैं बी पार्ट यहीं पे सॉल्व कर देती हूं. दिस इज मोलैरिटी. अब कैलकुलेट करनी है हमें. तो वी नो मोलैरिटी इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और आपको पता है ये हमेशा सॉल्यूट का रहता है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए. ओके. मुझे गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच? 100 ग्राम. पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम. तो सॉल्यूशन के मास को मैं कन्वर्ट करूंगी वॉल्यूम में, क्योंकि मोलैरिटी के लिए इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? तो यहां पे मेरे पास आ गया
डेंसिटी इट इज ऑल्सो गिवन 1.202 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो किसके बराबर आया? मास इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.202, इट विल कम आउट टू बी 83.19 ml। 100 को डिवाइड कर देंगे 1.202 से एंड वी विल गेट द वॉल्यूम। ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज। मोलैरिटी गिवन मास इट इज 20, मोलर मास 166 इंटू 1000 अपॉन 83.12। और इसको सॉल्व करने पर जब हम सभी को सॉल्व करेंगे वी विल गेट 20 अपॉन 166 0.120। आप पहले ही निकाल चुके हैं यहां पे, ये देखिए। तो ये अब आ गया 0.120 इंटू 1000 upon 83.19 and it will give 1.44। 0.120 into 1.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.44 मोलर। तो दिस इज मोलैरिटी 1.44 मोलर। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत थी, जो आपने मास से डेंसिटी को डिवाइड किया और आपके पास आ गया वॉल्यूम। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। मैं इसको हटा रही हूं यहां से। ओके, सी पार्ट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। वैसे तो आपको सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड का ही पूछा गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो इसके लिए मेरे पास दो कंपोनेंट है, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर H2O। पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेम इसी तरीके से वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास 20 ग्राम और इधर वाटर का गिवन मास इट वाज 80 ग्राम, राइट। अब यहां पे मोलर मास इट इज 166, वाटर का मोलर मास इट इज 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, मैं इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी। एन ए किसके बराबर आया? 20 अपॉन 166 0.120। एन बी इट विल बी 80 अपॉन 18 4.44। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फिर हम निकालते हैं एन टोटल, इट विल बी 0.120 प्लस 4.44। दोनों को टोटल कर दीजिए और हमारे पास आ जाएगा 4.44 और 120, डेसिमल 120, इट विल बी 0.65। तो ये आ गया मेरे पास 4.56। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब पोटेशियम आयोडाइड इट विल बी इक्वल टू number of moles of A upon N total, what it will be 0.120 divided by 4.56। number of moles of potassium iodide को divide कर दीजिए 4.56 के साथ and it will come out to be 0.026। 0.026। तो अगर आपको वाटर की भी निकालनी हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और वाटर इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.026। सो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है कि वो आपको क्या चीज कैलकुलेट करने को बोल रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी नंबर ऑफ मोल्स लिख सकती थी पोटेशियम आयोडाइड के, लेकिन हो सकता है कि कभी बाकी चीजें निकालने को ना बोली हो, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ही पूछ ली जाए। एग्जाम के अंदर इतना लंबा न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये 3 पार्ट एक में ही इन लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। नॉर्मेलिटी पूछ ली आपसे इसी में, तो देखिए वाला नॉर्मेलिटी कैसे आएगी। ठीक है, ये था नहीं, ऐसे बता रही हूं।
हमें पता है नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू मोलैरिटी। अब ये पोटेशियम आयोडाइड क्या है? सॉल्ट। तो किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एटम। तो देखो पोटेशियम आयोडाइड जब टूटेगा तो K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो 1 चार्ज। तो नॉर्मेलिटी इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी। कितनी आई थी मोलैरिटी? 1.5 इंटू 1। तो नॉर्मेलिटी भी कितनी आई? 1.5 नॉर्मल। जस्ट एन एक्सटेंशन कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। अब देखो किस तरीके से कई बार कंसंट्रेशन दी होती है। आप तो डायरेक्ट उसने 20% 30% नहीं लिखा, उसने लिखा आ सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ, आगे कोई भी सोल्यूट दिया हो तो सेमी मोलर, जहां पे सेमी वर्ड आ जाए इट मींस है 1/2। इट इज 1/2। इसको मैं कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 0.5 मोलर। तो सेमी मोलर मींस 0.5 मोलर। डेसी का मतलब आपको पता है 1/10, 10⁻⁻1। तो इट विल बी 0.1 मोलर। सेंटी मींस 1/100। ठीक है, m/100 का मतलब 1/100 कंसंट्रेशन। तो इट विल बी 0.01 मोलर। मिली का मतलब 1000, 1/1000, 10⁻³ इट विल बी 0.001 मोलर। आपको बोला जाए सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब 0.01 मोलर NaOH। So this is the concentration which is known as centimolar and this is decimolar 0.1 molar। अब concentration तो molarity में भी हो सकती है, ये रहा in case of molarity। सेम चीज नॉर्मेलिटी के अंदर भी आती है, देखना कैसे। नॉर्मेलिटी में आपसे पूछा गया सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब n/2 0.5 n, राइट। फिर आपसे पूछा गया डेसी नॉर्मल सोल्यूशन मींस n/100 मींस 0.1 नॉर्मल। फिर आपसे पूछा गया सेंटी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी सेंटी मतलब 1/100 नॉर्मल, तो इट विल बी 0.01 नॉर्मल। फिर बोला गया मिली नॉर्मल, तो इट विल बी 1/1000 n मींस 0.001 नॉर्मल। मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है सो दैट आप यही ना ढूंढते रहें कि ऐसे ही लिखा होगा। तो इट मे बी रिटन लाइक दिस और दिस। 1/100 इंटू n मतलब तो वही है n/100। 1/1000 ऑफ n मींस n/1000 मतलब तो एक ही चीज है। तो इस तरीके से भी कई बार कंसंट्रेशंस दी जाती हैं, तो ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़िए वो क्या करने को बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ शुगर सिरप of weight 214 gram contains 34.2 gram of sugar. Calculate mole fraction of sugar. आपके सिलेबस में इतना सा ही क्वेश्चन था, मैंने ये एक्सटेंशन दे दी साथ में। आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है शुगर की। ओके, वेरी सिंपल। जो गिवन है उसको नोट कीजिए। गिवन क्या है आपको? शुगर सिरप और उसका वेट कितना आ रहा है? 214.2 मतलब मास ऑफ शुगर सिरप, कौन है ये? सॉल्यूशन 214.2 ग्राम। ओके, मास ऑफ शुगर मतलब सोल्यूट कितना है? 34.2 ग्राम। ठीक, अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट और वो है वाटर। किसके बराबर होगा? सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। 214.2 minus 34.2 grams, so it is 180 grams. So this is mass of solvent 180 grams. Done. मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो गिवन मास दोनों का निकल गया, ये शुगर का ये वाटर का। आगे मोल फ्रैक्शन। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, चाहे एक कंपोनेंट की ही मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, हमें मोल्स तो दोनों के ही निकालने पड़ेंगे। तो ये रहा शुगर और इधर मैं लिखूंगी वाटर। दिस इज कंपोनेंट ए, दिस इज कंपोनेंट बी। तो हमारे पास गिवन मास
दिस इज 34.2 ग्राम, और इधर गिवन मास इट इज 180 grams. Done. Molar mass sugar C12H22O11, this is 342 grams, और molar mass of water it is 18 grams. तो number of moles of A 34.2 divided by 342, it is 0.1. Number of moles of B 180 upon 18, 10. तो number of moles equal to 10. Okay, let's see. N total equal to Na plus Nb. तो ये आ गया 10 plus 0.1, तो कितना रहा मेरे पास 10.01. This is N total 10.01. ओके, इसको मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ. अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सिर्फ शुगर की ही पूछी है. It will be equal to Na upon N total. Na मेरे पास है 0.1 and N total is 10.1. अब देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये आ गया 1 upon 101, तो सॉल्व करके आएगा 0.009. दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर. और अगर आप मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना चाहते हो देन इट विल बी 1 minus 0.009. आपकी मर्जी है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, बट सिर्फ यही पूछा गया था. मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर न्यूमेरिकल आपकी बुक में ऐसे ही दिया गया है. डन, मोल फ्रैक्शन निकल गई. अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की. ठीक है, अब देखो मोलैलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये यहां तक तो हमें चाहिए. ये सबने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट इज मोलैलिटी, बी पार्ट. तो we know molality it will be equal to given mass upon molar mass into 1000 upon mass of solvent. Okay, given mass it is 34.2, molar mass is 342 into 1000 divided by 180. It was mass of solvent. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ गया हमारे पास 0.1, 0 कैंसिल, 0.1 इंटू 100 अपॉन 18, तो इट विल बी 50 अपॉन 9. तो ये आ गया 5 अपॉन 9. इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.55 मोलर. राइट, इट इज मोलैलिटी. ठीक. नेक्स्ट इज सी, मोलैरिटी. और मोलैरिटी किसके बराबर होती है? इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो टोटल हमारे पास शुगर सिरप कितना था? सॉल्यूशन पूरा 214.2. यस. mass of solution 214.2 gram. Density of water 1 gram per ml. Density is equal to mass upon volume. तो volume किसके बराबर आएगा? mass upon density. तो this is 214.2 divided by 1. तो volume आया 214.2 ml. Now molarity किसके बराबर? गिवन मास इज 34.2, मोलर मास 342 इनटू 1000 अपॉन 214.2. और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे. ये आ गया 0.1 कैंसिल इनटू 1000 अपॉन 214.2. इसको सॉल्व करेंगे और मोलैरिटी इट विल बी कैलकुलेटेड एज 0.466 मोलर, और दिस इज 466 मोल पर लीटर. तो देखिए, आपको अगर सॉल्यूशन वॉल्यूम में गिवन है, आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है या पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए पहले आप सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, और जिस वक्त आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हो तब आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास लेना पड़ेगा.
क्योंकि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, देयर विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन मोलैरिटी के लिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कई बार सॉल्वेंट का मास दिया गया होगा या आपको वॉल्यूम दिया गया है, ध्यान से देखना, डेंसिटी के साथ कन्वर्जन लगाकर ही आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। सो it was all about various numericals based upon concentration terms. I tried my level best to include each and every type. फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, do write to me. तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ और सॉल्यूशंस की कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। Till then, complete your notes and solve these numericals.